हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन अगेन। होप यू गाइस डूइंग वेल दिस डेज। सो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बात कर रखी थी कि एक कंडक्टर, एक क्वेश्चन आपको दिया था मैं, क्या एक मैग्नेटिक फील्ड में हम क्या कर रहे थे, एक कंडक्टर को प्लेस कर रहे थे और उस कंडक्टर की वेलोसिटी आपको दे रखी थी। उस कंडक्टर की वेलोसिटी आपको दे रखी थी। ये टर्मिनल ए था, ये टर्मिनल बी था और इस कंडक्टर का जो मूवमेंट था वो किधर था, इनवर्ड्स था, अंदर की तरफ मूव कर रहा था। ओके, सो इसके बीच का एंगल भी आपको गिवन था, थीटा। नाउ मैं कहा था कि इसमें ई ए बी मुझे बताइएगा कितना होगा और इसका मैग्नीट्यूड दे रखा था कितना, बी एल वी कितना साइन थीटा, ये मैग्नीट्यूड दे रखा था। मैं कहा था इसका डायरेक्शन बताइएगा। सो राइट हैंड रूल का यूज़ करेंगे, फ्लक्स डेंसिटी के डायरेक्शन में फर्स्ट फिंगर, वेलोसिटी के डायरेक्शन में थंब। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ अपवर्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ, इट मीन्स दिस टर्मिनल बिकम पॉजिटिव एंड दिस टर्मिनल बिकम नेगेटिव। सो ई ए बी इज पॉजिटिव, ई ए बी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। सो जिन लोगों ने ऑप्शन ए लगाया था, कमेंट किया था, उनका राइट ऑप्शन है। नाउ हम लोगों ने लगभग सारे फंडामेंटल्स क्लियर कर रखे हैं, बेसिक सारी बातें कर ली है। अब हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक सर्किट के बारे में। सो देखते हैं, हेडिंग लिखिएगा, एनालिसिस ऑफ मैग्नेटिक सर्किट। एनालिसिस ऑफ मैग्नेटिक सर्किट की हम क्या करेंगे, थोड़ी सी एनालिसिस करेंगे, देखेंगे, जानेंगे और पहचानेंगे। सो मैग्नेटिक सर्किट बनाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एक कोर होना चाहिए, एक आपके पास क्या होना चाहिए, कोर। और उस कोर के ऊपर हम क्या करेंगे, रैप करेंगे वाइंडिंग्स को उसके ऊपर रैप कर देते हैं। जैसे आपके पास ये कोर हो गया और इसके ऊपर हमने क्या कर रखा है, वाइंडिंग को रैप कर रखा है। देखते हैं कैसे, यहाँ पे देखिए, ठीक है। मैं आपको 3D में इसे विजुलाइज कराने की कोशिश करूँगा, ये रैप कैसे है। सबसे पहले कोर जो होती है वो पतली पतली स्लिट में बांटी होती है, यानी हम लोग क्या करते हैं, एक के ऊपर एक पतली सी स्लिट लगा के रखते हैं। इसे हम लोग एडी करंट लॉस को कम करने के लिए करते हैं। एडी करंट लॉस क्या है, हिस्टेरेसिस लॉस क्या है, ये हम लोग आगे चल के बात करेंगे जब हम लोग मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे। अगला ही लेक्चर जो होगा मैग्नेटिक सर्किट एनालिसिस पार्ट टू, उसमें हम लोग बात करेंगे कि क्यों इसकी हम लोग क्या करते हैं, पतली पतली स्लिट काट के इसके ऊपर रखते हैं, कोर को हम लोग पतले स्लिट में क्यों रखते हैं। सो ये आपके पास कोर हो गया। ओके, थोड़े से और विजुलाइजेशन के लिए इसे भी हम लोग 3D में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इसे 3D बनाने की कोशिश करते हैं। ओके, सो एक ये कोर हो गया आपके पास। अब इस कोर के ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, वाइंडिंग को रैप कर रहा हूँ। और टर्मिनोलॉजीज आपको पता है, सबसे पहले मैं वायर को ऊपर से लाके इसके पीछे के रास्ते, फिर इसके पीछे ले गया, फिर ऊपर के रास्ते, फिर इसके पीछे ले गया, ऊपर से निकाल के इसके पीछे से ला रहा हूँ। ये आपने क्या कर रखी है, इसकी वाइंडिंग लगा रही। ओके, सो ये आपके पास एक टर्मिनल, और लेट अस सपोज करिए इसमें करंट कितना फ्लो हुआ, आई करंट फ्लो हुआ। ओके, सो अगर इस डायरेक्शन में करंट आई है तो इस वाइंडिंग में इसके डायरेक्शन में ये करंट आई, और यहाँ से निकल के करंट आई बाहर की तरफ आ गया।
अब राइट हैंड रूल लगा के देखेंगे। सो राइट हैंड रूल लगा रहे हैं तो फ्लक्स की डायरेक्शन ऊपर की तरफ आ रही है। मका जो इसमें फ्लक्स फ्लो हुआ वो कैसे फ्लो हुआ, स्कोर में अपवर्ड डायरेक्शन में। स्कोर में जो फ्लक्स फ्लो हुआ अपवर्ड डायरेक्शन में, और इधर कैसे फ्लो हुआ, लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में। तो इधर कैसे फ्लो होगा, अपवर्ड टू डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फ्लक्स फ्लो हो रहा है। ओके, और यहाँ कैसे फ्लो होगा, ये फ्लो होगा राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में, राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन। नाउ ओके, नाउ क्या सारे फ्लक्स कोर के थ्रू ट्रेवल कर जाएंगे, सारे फ्लक्स कोर के थ्रू ट्रेवल कर जाएंगे? नहीं, कुछ फ्लक्स क्या होंगे, वो लीक कर जाते हैं। कुछ फ्लक्स क्या होते हैं, यहाँ से लीक कर जाते हैं, और इन फ्लक्स को हम लोग कहते हैं लीकेज फ्लक्स। इनको हम क्या कर सकते हैं, प्योरली इंसुलेट नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि ये इंसुलेट कर लें और ये फ्लक्स लीक ना हो, ऐसा कोई तरीका पॉसिबल नहीं है। सो इसको हम लोग क्या करते हैं, रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। सो हमारे पास दो तरह के फ्लक्स आए। एक कौन सा, जो फ्लक्स कोर के थ्रू होके आके कंडक्टर को लिंक कर गया, कंडक्टर को लिंक कर गया, ऐसे फ्लक्स को हम लोग कहते हैं लिंकेज फ्लक्स, लिंकेज फ्लक्स, लिंकेज फ्लक्स। सो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, दोज फ्लक्स which links the conductor are said to be उन्हें हम क्या कहते हैं, लिंकेज फ्लक्स, लिंकेज फ्लक्स बोलेंगे। सो यही इसी फ्लक्स की वजह से क्या हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। इसी फ्लक्स रेड वाले की वजह से ही क्या हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। सो इसी को हम लोग कहते हैं, यही फ्लक्स क्या है, यूजफुल फ्लक्स है, यूजफुल फ्लक्स। ऐसे फ्लक्स कैसे हैं, यूजफुल फ्लक्स है। सो कुछ फ्लक्स क्या कर गए, लीक कर गए, तो उसे हम लोग कहते हैं लीकेज फ्लक्स, लीकेज फ्लक्स। ऐसे फ्लक्स को हम लोग क्या कहते हैं, लीकेज हो गया, लीक कर गया। तो इसे लिखते हैं, द फ्लक्स, द मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स that the magnetic flux which jumps into the air में क्या कर जाए, जंप कर जाए। ऐसे फ्लक्स को हम लोग क्या कहते हैं, लीकेज फ्लक्स कहते हैं। ऐसे फ्लक्स क्या होते हैं, लीक कर गया, उनका कोई यूज रहा नहीं, पर ये क्या कर देते हैं, एफिशिएंसी घटा देते हैं। तो नोट करके एक बात लिखिएगा, नोट करके एक बात लिखिएगा, नोट करके, जहां भी लीकेज फ्लक्स आएगा वो क्या करेगा, एफिशिएंसी घटाएगा। सो नोट करके एक बात लिखिएगा, लीकेज फ्लक्स reduces the efficiency of मशीन की एफिशिएंसी को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। तो अगर कोई चीज रिड्यूस कर रही है किसी चीज की एफिशिएंसी को, तो हमें क्या करना होगा, हमें उसको बूस्ट अप करना होगा। हम ये सोचेंगे कि वो लॉस क्या हो और रिड्यूस हो जाए। तो लीकेज फ्लक्स लीकेज के लिए हमारे पास ऐसा कोई तरीका नहीं है ताकि हम क्या कर सके, इसे इंसुलेट कर सकें। सो इसके लिए हमें क्या करना होता है, हम अलग अलग टर्मिनोलॉजीज को यूज करके इसमें देखते हैं कि ये लीकेज फ्लक्स कम कैसे हो जाए। सो उसके लिए हम लोग अलग अलग टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे कैसे ये यूज कर रहे हैं। नाउ यहाँ पे देखते हैं लीकेज हो गया, लिंकेज हो गया। तो अगर मैं कहूँ कि ये वाला पाथ जो है आपका, ये फ्लक्स का जो पाथ है, इसे मैं क्या कह रहा हूँ, फाई, और जो कोर के थ्रू
फ्लक्स आया, जितनी पाथ ट्रेवल किया, इसको मैं कहा कि ये पाथ क्या है, मीन पाथ। मीन पाथ, ये पाथ क्या है, मीन पाथ लेंथ, इसे मीन पाथ लेंथ बोल दे रहा हूं, मीन पाथ लेंथ। और इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं एल ऑफ सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ओके, ये फ्लक्स है, नेट फ्लक्स कितना फ्लो हो रहा है, लिंकेज कितना कर रहा है, लीकेज कितना हो गया। लेट अस सपोज इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, n है। सो एक और थोड़े सा लिखिएगा डेफिनेशन, जिसको मैं कह रहा हूं मीन पाथ लेंथ। तीसरी बात लिखिएगा, थर्ड, दैट इज मीन पाथ लेंथ, मीन पाथ लेंथ। ओके, सो वो पाथ जिसमें फ्लक्स, कोर में फ्लक्स ट्रेवल कर रहा है। सो लिखिएगा द पाथ of flux in which core is traveling, जिसमें पाथ जो है चल रहा है, या पाथ ऑफ फ्लक्स लिख सकते हैं इन द कोर, या इसी को लिख सकते हैं और द पाथ ऑफ फ्लक्स इन द कोर, द पाथ ऑफ फ्लक्स इन द कोर में क्या पाथ है फ्लक्स का, उसे हम लोग क्या कह रहे हैं, मीन पाथ लेंथ, जिसे हम लोग किससे डिनोट करेंगे, एल सी से, एल और सी से, एल सी छोटा सा सफिक्स में सी लगाएंगे। ओके, ये तीन टर्मिनोलॉजीज हैं। अब इसके बाद अगर मैं कहूं कि इसमें एमएमएफ कितना क्रिएट हो रहा है, एमएमएफ क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट। एक और छोटी सी टर्मिनोलॉजी लिखिएगा जिसको हम लोग कहेंगे एमएमएफ। सो जिन लोगों को स्पीड तेज लग रही है वो वीडियो पॉज करके सारे डेफिनेशंस लिख सकते हैं। अगला एक डेफिनेशन लिखिएगा जिससे मैं कह रहा हूं एमएमएफ, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, दैट इज फोर्थ एमएमएफ, जिसे मैं रिप्रेजेंट करूंगा एफ ऐसे एफ से। इसका मतलब होता है, मैथमेटिकली देखें, एमएमएफ इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट, इसे हम लोग कहते हैं एमएमएफ। ओके, अब बात करते हैं कि भाई क्या चीजें हैं, कैसी हैं। चलिए, हम लोगों ने पढ़ लिया था, क्या पढ़ा था, कुछ बेसिक से डेफिनेशन, कुछ फंडामेंटल कि फ्लक्स कैसे आ रहा है, क्या हो रही है फ्लक्स, चीजें क्या हैं। अब उनका हम लोग क्या करेंगे, एप्लीकेशन देखेंगे, उन्हीं का हम लोग क्या देखेंगे, एप्लीकेशन देखेंगे। यहाँ देखिएगा, मुझे बताइए कि इस पूरे एमएमएफ को बनाने के लिए, कितना हमें करंट लेना पड़ेगा, या एमएमएफ की इक्वेशन क्या है। हम लोगों ने पढ़ा था Ni इज इक्वल्स टू कितना, क्लोज इंटीग्रल h थ्रू द कोर और लेंथ थ्रू द कोर, लेंथ का कोर की लेंथ बोल रहे थे। और अगर मैं देखूं तो मैं कह सकता हूं Ni इज इक्वल्स टू h इंटू कितना, L थ्रू द कोर के थ्रू कितनी लेंथ पास हो रही है, कितनी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कोर के थ्रू पास हो रही है। ओके, अगर मैं लिखूं H मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू Ni एंड लेंथ थ्रू द मीन पाथ लेंथ। ओके, मैं आपसे कहा था कि मैं ये प्रूफ करके बताऊंगा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो कैसे करंट पे डिपेंड कर रही है, या फ्लक्स कैसे करंट पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे थोड़ी सी हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन करते हैं। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करते हैं। ऑब्जर्वेशन में क्या करते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी N अपॉन में LC है, लेंथ ऑफ मीन पाथ लेंथ। ओके, I क्या है, करंट थ्रू द कॉइल के अंदर कितनी करंट जा रही है। अब नंबर ऑफ टर्न्स इस कॉइल का तो हम बदल नहीं सकते हैं,
मीन पाथ लेंथ एक बार कोर जो डिसाइड कर लिए वो बदल नहीं सकते हैं। सो हम लोग कहीं ना कहीं कह सकते हैं, पहली चीज क्या ऑब्जर्वेशन आया, एच ऑफ सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। एच ऑफ सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप करंट बढ़ाइए एच ऑफ सी बढ़ेगा। ओके, सो दूसरी बात यहीं से अगर मैं कहूं, दूसरी बात क्या, फ्लक्स डेंसिटी थ्रू द कोर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। नाउ एक क्वेश्चन आया होगा, कैसे कैसे भाई फ्लक्स डेंसिटी इसके इक्वल है। मैं कहा देखो भाई, आपके पास क्या है, बी ऑफ सी यानी फ्लक्स डेंसिटी थ्रू द कोर इज इक्वल्स टू म्यू परमिबिलिटी ऑफ द कोर एंड मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी इंटेंसिटी। ओके, म्यू ऑफ द मटेरियल इज कांस्टेंट, म्यू यानी मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ अ मटेरियल इज कांस्टेंट। अलग अलग मटेरियल की अलग अलग वैल्यूज होती हैं, जैसे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की 2000 से लेके 6000 रेंज तक इसकी होती है। सो म्यू ऑफ द कोर ये हो गया। थर्ड अगर हम लोग बात करें, थर्ड की अगर हम लोग बात करें, दैट इज, तो अगर ये कांस्टेंट हो गया, सो जैसे जैसे एच ऑफ सी चेंज होगा तो बी ऑफ सी क्या होगा, चेंज होना होगा। और एच ऑफ सी कैसे चेंज हो रहा है, जैसे जैसे करंट चेंज हो रहा है। ओके, नाउ एक और बात करते हैं। मैं कहा फाई फ्लक्स थ्रू द कोर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। फिर दिमाग में बात आई, कैसे भाई कैसे। नाउ फाई थ्रू द कोर और फ्लक्स इज इक्वल्स टू हाउ मच, it become flux density into area, flux density into area, area of the core is constant। ये क्या है आपका, एरिया है, ये चेंज नहीं हो रहा है। एरिया ऑफ द कोर इज कांस्टेंट, ये क्या है आपका, कांस्टेंट बना हुआ है। एरिया ऑफ द कोर इज कांस्टेंट, ये आपका क्या आएगा, एरिया आएगा। इसे मैं कह रहा हूँ ए ऑफ सी, एरिया ऑफ द कोर, ये आपके क्या है, कांस्टेंट बने हुए। ओके, सो अगर ये कांस्टेंट हो गया, सो फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। ओके, सो फाई अगर बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बी एच के प्रोपोर्शनल है, एच आई के प्रोपोर्शनल है, तो क्या फाई आई के प्रोपोर्शनल नहीं होगा। सो फाई जो होगा वो आई के प्रोपोर्शनल होगा। अब एक बात बताओ मुझे, फाई अगर टाइम वेरिएंट हो जाए, अगर फाई क्या हो जाए, वेरिएंट नेचर का हो जाए, वेरिएंट नेचर का हो जाए, या इनवेरिएंट नेचर का हो गया, इनवेरिएंट नेचर का हो जाए। अगर फाई वेरिएंट नेचर का हो जाए या इनवेरिएंट नेचर का हो जाए, तो फ्लक्स को भी क्या होना पड़ेगा, फ्लक्स भी वेरिएंट होना पड़ेगा। फाई भी क्या होगा, वेरिएंट हो जाएगा, और यहाँ पे फाई क्या हो जाएगा, इनवेरिएंट हो जाएगा। जैसे हम लोग बात कर रहे थे वेरिएंट फ्लक्स और इनवेरिएंट फ्लक्स की बात कर रहे थे। सो एक छोटी सी बात जानेंगे जिसको हम लोग कहते हैं क्वासी स्टैटिक फील्ड, क्वासी स्टैटिक फील्ड। सो क्वासी स्टैटिक फील्ड क्या है, क्वासी स्टैटिक फील्ड वो फील्ड होता है जो टाइम के रेस्पेक्ट में अपने आप को चेंज करे, बट स्पेस के रेस्पेक्ट में क्या रखे रहे, कांस्टेंट बना रहे। टाइम के रेस्पेक्ट में अपने आप को चेंज करे, बट स्पेस के रेस्पेक्ट में क्या हो जाए, कांस्टेंट बना रहे। सो हिंदी में लिखना चाहो तो हिंदी में लिख लो, और इंग्लिश में लिखना चाहो तो इंग्लिश में लिख लो। सो those field which changes with respect to time, टाइम के रेस्पेक्ट में अपने आप को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, बट become stationary with respect to space के रेस्पेक्ट में क्या करे, अपने आप को स्टेशनरी रखा रहे। ओके, सो जिनको हिंदी में लिखना है वो हिंदी में लिख सकते हैं। वो फील्ड जो समय के साथ, वह फील्ड जो समय के साथ परिवर्तित हो, वो फील्ड जो समय के साथ परिवर्तित हो, पर स्पेस के साथ स्टेशनरी नेचर को शो करे, स्पेस के साथ स्टेशनरी नेचर को शो करे,
ऐसे फील्ड को क्वासी स्टैटिक फील्ड कहते हैं, क्वासी स्टैटिक फील्ड कहते हैं। सो यहाँ पे फ्लक्स को वेरिएंट बनाने के लिए हमें करंट को क्या बनाना पड़ेगा, वेरिएंट बनाना पड़ेगा। सो इस वजह से एच ऑफ सी आई क्या हो जाएगा, वेरिएंट नेचर का हो जाएगा, टाइम के साथ क्या होगा, चेंज होगा। तो एच कैसा होगा, क्वासी स्टैटिक फील्ड हो जाएगी। एच का नेचर कैसा हो जाएगा, क्वासी, वो भी टाइम के साथ क्या होगा, चेंज होगा, और स्पेस के साथ क्या है, कांस्टेंट बना रहेगा। सो हम लोग और भी बातें करेंगे क्वासी स्टैटिक स्टेट के बारे में, और भी आगे चल के इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। ये छोटा सा एक ऑब्जर्वेशन जहां पे मेरे को एक बात पता चली कि फाई जो है फ्लक्स थ्रू द कोर, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कोर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। करंट जैसे जैसे चेंज हो रहा है वैसे वैसे फाई भी चेंज हो रहा है। नाउ एक बात करते हैं, दूसरी बात अगर आप ये लिख नहीं पाए हैं तो आप क्या करिए, वीडियो को पॉज करके ऐसे पूरा नोट डाउन कर सकते हैं। नाउ दूसरी बात हम लोग करेंगे, थोड़ी सी और एनालिसिस में आगे बढ़ते हैं। ये ऑब्जर्वेशन था, एनालिसिस में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हमें पता है क्या, एच ऑफ सी इज इक्वल्स टू फ्लक्स इंटेंसिटी थ्रू द कोर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट इज इक्वल्स टू अपॉन कितना आया था भाई, लेंथ, मीन पाथ लेंथ। ओके, लेट्स से दिस वन इज योर फर्स्ट इक्वेशन, इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, पहले इक्वेशन को नाम दे रहे हैं। नाउ फाई ऑफ सी फ्लक्स थ्रू द कोर इज इक्वल्स टू हाउ मच, इज इक्वल्स टू म्यू ऑफ सी, म्यू मीन्स व्हाट, म्यू मीन्स परमिएबिलिटी, म्यू मीन्स व्हाट, परमिएबिलिटी ऑफ द कोर इनटू फ्लक्स डेंसिटी इनटू फ्लक्स सॉरी फाई यानी फ्लक्स डेंसिटी इनटू कितना, एरिया। ओके, सो एरिया ऑफ द कोर, फ्लक्स डेंसिटी थ्रू द कोर। लेट्स से दिस वन इज योर सेकंड इक्वेशन, नाउ वी नो दैट हमें क्या पता है भाई, हमें पता है कि फ्लक्स डेंसिटी अपॉन फ्लक्स इंटेंसिटी इज म्यू ऑफ सी, flux density upon flux intensity is equals to mu of c, or we can say that flux density through the core is equals to mu of c and flux intensity through the core के अंदर। अगर हम इस वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें, so phi of c is equals to how much, mu of c, h of c and area through the core का एरिया। ओके, नाउ यहां पे हमने क्या कर दिया, इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब यहां पे देखेंगे हमें एक बात और पता है, क्या पता है, एच ऑफ सी इज इक्वल्स टू एन आई अपॉन में एल ऑफ सी। सो फाई ऑफ सी इज इक्वल्स टू म्यू ऑफ सी एन आई अपॉन में हाउ मच, एल ऑफ सी, लेंथ, मीन पाथ लेंथ, इनटू ए ऑफ सी। अभी हम मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड है, सो ए ऑफ सी। और वी कैन से दैट, होने को तो इतना हो गया, पर मेरी थोड़ी सी और इंटेंशन है, मैं थोड़ा सा एनालिसिस बेस पे जाना चाहता हूं। सो मैं कह रहा हूं फाई थ्रू द कोर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन में लेंथ थ्रू द कोर अपॉन में हाउ मच म्यू ऑफ कोर। इसको नीचे ले जा सकता हूं, म्यू ऑफ कोर को नीचे ले जा सकता हूं, और इसे कितना कर सकता हूं, एरिया थ्रू द कोर। और इसे मैं कहता हूं, ये भाई सारी टर्म्स क्या हैं, कांस्टेंट टर्म्स हैं। सारी टर्म्स क्या है, मटेरियल का क्या है, ये कांस्टेंट है, अलग अलग मटेरियल की अलग अलग वैल्यू होती है, बट डेफिनेटली ये सारी टर्म्स क्या है, कांस्टेंट है, एन भी कांस्टेंट है, वेरिएबल आई है, सो फाई चेंज होगा। ठीक है, हाँ, अलग अलग मटेरियल की अलग अलग वैल्यूज होती हैं, उसको हम लोग आगे चल के बात करेंगे। सो मुझे एक बात मिली, फाई ऑफ सी थ्रू द कोर इज इक्वल्स टू एन इंटू आई अपॉन में, लेट्स से दिस वन इज आर, दिस वन इज आर। आर क्यों लिखा अभी बात करेंगे। अच्छा, यहाँ पे आप एक चीज ध्यान रखिएगा, ये मेरे को निकल के आया कि फाई इज इक्वल्स टू एन आई अपॉन में फाई ऑफ सी इज इक्वल्स टू एन आई अपॉन में, ऐसे कुछ आर की बात कर रहे हैं। किसी बुक में इसको हम लोग क्या कहते हैं, किसी बुक में क्या मिलेगा, एस से डिनोट करके मिलेगा। सो कन्वीनियंस क्या है, अभी हम लोग उसकी बातें करेंगे कि कन्वीनियंस कहाँ पे हो रही है।
सो मैं जो नोटेशन लेके चल रहा हूँ वो R लेके चल रहा हूँ, आप कोई भी S का नोटेशन यूज कर सकते हैं, नो इशू। सो इस R को हम लोग क्या कहते हैं, दिस R इज इक्वल्स टू रिलक्टेंस, R इज इक्वल्स टू रिलक्टेंस। और सम बुक्स, कुछ बुक्स इसी को किस में डिनोट करती हैं, S से डिनोट करती हैं, कुछ बुक इसे S से डिनोट करती हैं। मैं इसे R से डिनोट कर रहा हूँ, थोड़ी सी फील आ जाती है। अब फील क्या आती है देखेंगे। सो रिलक्टेंस R इज इक्वल्स टू हाउ मच L ऑफ C लेंथ, मीन पाथ लेंथ, म्यू ऑफ C परमिबिलिटी ऑफ मटेरियल एंड एरिया थ्रू द कोर। कोर का क्या होगा, एरिया होगा। ठीक है, मुझे ये बात समझ में आई। सो इसी इक्वेशन को, दिस वन इज फर्स्ट, सेकेंड, लेट्स से दिस वन इज योर थर्ड इक्वेशन। सो इसी इक्वेशन को अगर मैं लिखूं, सो रिलक्टेंस इज इक्वल्स टू हाउ मच MMF, NI को हम लोग क्या कर रहे हैं, MMF अपॉन में फाई ऑफ C, फाई थ्रू द कोर। रिलक्टेंस का ये मतलब आ गया। सो आप देखेंगे तो रिलक्टेंस की यूनिट क्या आई, इसको हम लोग नापते हैं एम्पियर्स टर्न में, और इसको हम लोग नापते हैं वेबर में। सो यूनिट आ गई, यूनिट इज एम्पियर्स टर्न पर वेबर। अब ये रिलक्टेंस है क्या, सो रिलक्टेंस की थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन क्या अगर यहाँ से आप ध्यान दो या इसे छोड़ के आप इस चीज़ को ध्यान दो, इस बात पे जरा सा गौर फरमाना कि क्या भाई ऐसा कहीं देखे थे, या थोड़ी सी इस बात को और मैं डिटेल में लिखता हूँ, इसी चीज़ को लिखता हूँ। फाई ऑफ C इज इक्वल्स टू NI अपॉन में R, चलो NI अपॉन में R, इसकी थोड़ी सी हम बातें करेंगे, स्टार मार्क कर लिए, ओके। सो इसकी थोड़ी सी और बातें करते हैं, और बातें कैसे करते हैं, चलिए इसी फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा ऊपर लिखता हूँ और फिर देखते हैं क्या एनालिसिस मेरे को देना है, मैं क्या एनालिसिस आपको देना चाहता हूँ, क्या एनालिसिस आपको बताना चाहता हूँ। सो मुझे एक बात समझ में आई, क्या समझ में आई कि भाई अगर इस फाई को इस कोर पाथ में ट्रेवल होना है, सो इट बिकम कितना है भाई, इट बिकम फाई इज इक्वल्स टू फाई थ्रू द कोर इज इक्वल्स टू MMF अपॉन में हाउ मच, रिलक्टेंस। यहाँ पे आप R से डिनोट करिए, आइदर S से डिनोट करिए, आप कोई भी एक नोटेशन यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे R से डिनोट कर रहा हूँ विथ डिफरेंट लेटर, इसको मैं थोड़ा सा इस वे में लिख रहा हूँ। सो आप R से भी डिनोट कर सकते हैं और S से भी, मैं R से डिनोट करूँगा। नो, सो फ्लक्स कैसे फ्लो हो रहा है भाई, MMF और अपॉन में कितना, रिलक्टेंस। मैं इसे मिटा देता हूँ, वरना आप लोग कुछ भी कर सकते हो। सो इसे मैं क्या कर रहा हूँ, रिलक्टेंस कह रहा हूँ। नाउ ऐसा मैं कहीं और देखा था, कहाँ देखा था, अगर मैं बात करूं आपसे एक इलेक्ट्रिकल सर्किट, ये कौन सी सर्किट है, मैग्नेटिक सर्किट है। अगर मैं बात करूं आपसे एक इलेक्ट्रिक सर्किट की, सो लेट्स से दिस इज वोल्टेज V एंड यू हैव अ रेजिस्टेंस R, सो करंट थ्रू दिस सर्किट, इस सर्किट के रास्ते जो करंट जाएगा वो कितना होगा, इतना। सो मैं कहा कि करंट को फ्लो होने के लिए, दैट इज I इज इक्वल्स टू, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए भाई I की वैल्यू कितना है, सो आप कहोगे I इज इक्वल्स टू V अपॉन में हाउ मच R, V अपॉन में कितना R। अब इसको इस वाले इक्वेशन को देखो और इस वाले इक्वेशन को देखो, तो आपको कहीं ना कहीं एक एनालॉजी नजर आएगी। एनालॉजी मीन्स क्या होता है, सेम ऐसा ही यहाँ पे दिख रहा है, चीजें अलग अलग हैं बट क्या है, एनालॉजी नजर आ रही हैं। सो यहाँ पे देखोगे तो आप कहते हो कि भाई अगर हम लोग रेसिस्टेंस की वैल्यू को कम करें, इफ वी रिड्यूस द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस देन करंट कैन बी इंक्रीजेस, करंट को हम लोग क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। सो इन अ सिमिलर मैनर
कैन वी रिड्यूस द रिलक्टेंस सो दैट फ्लक्स कैन बी इंक्रीज? क्या फ्लक्स को इंक्रीज किया जा सकता है? अगर हम लोग रिलक्टेंस को कम करें सो फ्लक्स को इंक्रीज किया जा सकता है। अगर ये दोनों चीजें एनालॉजी हैं, इट मीन्स द इक्वेशन बिहेव इन दिस मैनर, सो दिस इक्वेशन ऑल्सो बिहेव इन अ सिमिलर मैनर। सिमिलर मैनर में ये भी क्या होगा, बिहेव करेगा। अगर वहां पे रेसिस्टेंस को कम करने पे करंट इंक्रीज हो सकता है, तो यहाँ पे रिलक्टेंस को कम करने पे फ्लक्स इंक्रीज किया जा सकता है। ओके, ये बात मुझे समझ में आई। नाउ एक और बातें करता हूँ। इफ वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ v, अगर हम लोग क्या करें, v की वैल्यू को इंक्रीज करें, सो दैट द वैल्यू ऑफ करंट कैन ऑल्सो बी इंक्रीज। वैल्यू ऑफ करंट को यहां से भी इंक्रीज किया जा सकता है। सो इन अ सिमिलर मैनर, इफ वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ mmf, सो द phi कैन ऑल्सो बी इंक्रीजेस। phi को हम क्या कर सकते हैं, यहां से इंक्रीज कर सकते हैं। नाउ अब मेरे को ये बात समझ में आ गई। तो अब मुझे देखना है कि R के कौन कौन से, ये रिलक्टेंस के कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इसको डिक्रीज कर सकते हैं। सो हम लोगों ने रिलक्टेंस की एक वैल्यू निकाली। सो रिलक्टेंस इज इक्वल्स टू हाउ मच लेंथ थ्रू द कोर अपॉन में म्यू थ्रू द कोर, परमिबिलिटी ऑफ द कोर एंड एरिया ऑफ द कोर। एरिया ऑफ द कोर, एक बार जिस एरिया को आपने कंसीडर कर लिया उसे कंसीडर कर लिया, एक बार जिस लेंथ, मीन पाथ लेंथ को आपने कंसीडर कर लिया उसे कंसीडर कर लिया, उतना ले लिया, उतना आप कंस्ट्रक्ट कर लिए, अब उसको कोई चेंज नहीं कर सकते। सो वेरिएबल इज व्हाट, वेरिएबल इज द वैल्यू ऑफ म्यू। वैल्यू ऑफ म्यू, अलग अलग मटेरियल का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, रिलक्टेंस को रिड्यूस कर सकते हैं, जिसको हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे कि हम लोग किस मटेरियल का यूज करें, कहाँ पे यूज करें, किस मशीन में कैसा यूज होना चाहिए, वो हम लोग इस मटेरियल म्यू की वैल्यू को वहां पे देखेंगे। सो ये अगले पार्ट के लिए हम लोग बात करेंगे। सो हम लोग ये कह सकते हैं कि भाई अगर ऐसी प्रॉपर्टी ये वाला एनालॉजी शो कर रही है दोनों, सो हम लोग कुछ इस मैग्नेटिक सर्किट को इसमें ट्रांसफर कर सकते हैं और इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिकल को ईजी कर सकते हैं। सो हम लोग कह सकते हैं कि भाई एक एनालॉजी है किसके किसके बीच में, मैग्नेटिक सर्किट और इलेक्ट्रिक सर्किट के बीच में, और वो एनालॉजी ऐसी है। सो इसे हेडिंग लिखिएगा, एक हेडिंग लिखिए, एनालॉजी ऑफ मैग्नेटिक सर्किट। एनालॉजी ऑफ मैग्नेटिक सर्किट एंड इलेक्ट्रिक सर्किट। ये मैग्नेटिक सर्किट और इलेक्ट्रिक सर्किट में कुछ एनालॉजी है जिसके बारे में हम लोगों ने देखा कि phi कैन बी इंक्रीज बाय रिड्यूसिंग द रिलक्टेंस इन अ सिमिलर मैनर। जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, रेसिस्टेंस को रिड्यूस करके करंट को बढ़ा ले रहे हैं। सो मैं कलर से शो कर रहा हूं, यहाँ पे देखिएगा। पहली बार में ब्लू वाले से रेसिस्टेंस को कम कर रहा हूं, सो दैट करंट की वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। यहाँ पे भी ब्लू वाले से रिलक्टेंस की वैल्यू को कम करूंगा, यहाँ पे भी ब्लू वाले से अगर मैं रिलक्टेंस को कम करूंगा, सो phi क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखेंगे, वोल्टेज को बढ़ाने से करंट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, mmf को बढ़ाने से करंट बढ़ जाएगी। नाउ इसके नीचे लिखिएगा मैग्नेटिक सर्किट एंड इलेक्ट्रिक सर्किट आर एनालोगस टू ईच अदर। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, मैग्नेटिक सर्किट एंड इलेक्ट्रिक सर्किट आर एनालोगस टू ईच अदर। एक दूसरे के क्या है, एनालोगस है। सो
इतना टिपिकल सर्किट को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक इजी सर्किट में रिड्यूस कर सकते हैं। और इजी सर्किट में कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, एक वोल्टेज के साथ करंट है और इसके साथ क्या है, इसके साथ रेसिस्टेंस है। इसी तरह से यहाँ पे एनालॉजी क्या निकल के आई, फाई इज एनालोगस टू करंट। फाई किसका एनालोगस है, करंट का एनालोगस है। और एमएमएफ एन आई जिसे हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं, एमएमएफ से डिनोट कर रहे हैं। एमएमएफ इज एनालोगस टू वोल्टेज एंड, और आपके पास क्या आया, मटेरियल का जो रिलक्टेंस है, रिलक्टेंस इसको मैं ऐसे आर से डिनोट कर रहा हूं, रिलक्टेंस इज एनालोगस टू रेसिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट। सो अगर ये इसका एनालॉजी है तो इस मैग्नेटिक सर्किट को भी मैं इस फॉर्म में ट्रांसफर कर सकता हूं। और वो कैसे ट्रांसफर करूंगा, ये पार्ट लिखिएगा और मैं ट्रांसफर कैसे कर रहा हूं उसको देखिएगा। सो इस मैग्नेटिक सर्किट को जहां पे वोल्टेज है, इस ब्लू वाले को देखिएगा, इस वोल्टेज की जगह मैं क्या लिख दूंगा, एमएमएफ लिख दिया। और करंट का एनालॉजी कौन है, फ्लक्स है। और रेसिस्टेंस का एनालॉजी कौन है, रिलक्टेंस है। रेसिस्टेंस का एनालॉजी कौन है, रिलक्टेंस है। यानी किसी भी मैग्नेटिक सर्किट को मैं उसके एनालॉगस फॉर्म में लिख सकता हूं। सो इतना लिखने के बाद पॉज करके आप आगे लिखिएगा। यानी मैग्नेटिक सर्किट का इक्विवेलेंट डायग्राम अगर मैं देखूं, इसका अगर मैं डायग्राम देखूं, सो इसको मैं रिड्यूस कर सकता हूं किसमें, इसको मैं रिड्यूस कर सकता हूं कैसे, इसके साथ एक एमएमएफ लगा दिया, एक एमएमएफ लगाया भाई, ये क्या है, एमएमएफ है। और इस सर्किट के साथ ये वाली वैल्यू एक सीरीज में हमने क्या कर दिया, कोर का रिलक्टेंस लगा दिया। और इसके साथ कौन फ्लो हो रहा है, फ्लक्स फाई थ्रू द कोर। सो ये इसका एग्जैक्टली सेम डायग्राम हो गया। सो एनालॉगस से ये फायदा होता है कि किसी भी मैग्नेटिक सर्किट को सिंपल सर्किट में कन्वर्ट करके इसकी हम क्या कर लेंगे, एनालिसिस कर लेंगे। सो ये आपके एक टॉपिक था, एनालॉजी बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट। होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नाउ आगे बढ़ते हैं। सो इस मैग्नेटिक सर्किट में आप देखेंगे कोई भी एयर गैप नहीं था। इस मैग्नेटिक सर्किट में कोई भी एयर गैप नहीं था। अगले ही पल अगर मेरे को ऐसी मशीन डिज़ाइन करनी है, अगर मुझे क्या करना है, ऐसी मशीन डिज़ाइन करनी है, सो जहाँ पे एक रोटेटिंग पार्ट है और एक स्टेशनरी पार्ट है, सो वहाँ पे एयर गैप आना ही आना है। जैसे आपके पास एक मशीन है जिसमें एक रोटर है और एक स्टेटर है। एक मशीन है जहाँ पे एक रोटर है, इसमें मान लेते हैं कंडक्टर है और ये रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस के अबाउट। सो अगर ये रोटेट कर रहा है तो इसके बीच में क्या होगा, एक एयर गैप आएगा। सो मुझे उस सर्किट का भी एनालिसिस आना चाहिए, उस मैग्नेटिक सर्किट का भी एनालिसिस आना चाहिए जिसमें एक एयर गैप हो, जिसमें क्या हो, एक एयर गैप हो। सो अगला हेडिंग लिखिएगा, एनालिसिस ऑफ मैग्नेटिक सर्किट, with air gap, analysis of magnetic circuit with air gap. So heading लिखिएगा, analysis of magnetic circuit with एयर गैप। अभी हमारे पास क्या था, एयर गैप नहीं प्रेजेंट था। अब हम लोग क्या बात करेंगे कि एक ऐसी मैग्नेटिक सर्किट है जिसमें क्या हो जाए, एक एयर गैप आ जाए। ओके, सो सारा सब कुछ मेरा वही सेम है, बट अभी जो है यहाँ पे क्या है, एक कट लगा हुआ है। इस
इसमें क्या आ गया, एक एयर गैप आ गया। तो हमने क्या कर दिया, इसका बना दिया एयर गैप। ओके, थोड़े से बातें मैं यहाँ पे और करता हूँ। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक एयर गैप मैं बनाता हूँ, थोड़ा विजुलाइज अच्छा हो, विजुलाइज अच्छा हो। ओके, ओके। सो ये कुछ एरिया है, ये कुछ एरिया है जिसकी वजह से क्या आ गया, एक एयर गैप आ गया इसमें। इसकी वजह से इसमें क्या आया, एक एयर गैप आ गया। आप विजुलाइज कर पा रहे होंगे, एक एरिया इसमें गैप एयर गैप आ गया। सो इसको मैं लिख रहा हूं, यहां पे फ्लक्स आया, इसको मैं लिख रहा हूं एयर गैप, एयर गैप, जिसे मैं रिप्रेजेंट करूंगा जी से, जिसे मैं रिप्रेजेंट करूंगा जी से। सो मान लेते हैं इसकी लेंथ जो है, इसकी जो लेंथ दे रखी है वो कितनी है, एल ऑफ सी, लेंथ थ्रू द गैप, लेंथ थ्रू द एयर गैप। इसका एरिया जो है, ये गैप का जो एरिया है, ये वाला एरिया है, इसको मैं मान लेता हूं कितना, ए थ्रू गैप, एयर गैप के थ्रू। ओके, सो अभी भी हमारे पास सारी चीजें सेम है। एरिया जो है हमारे पास स्कोर का वही है, एरिया आपके पास क्या है, सेम वही है। कितना है, ये है आपके पास एरिया। ओके, ये आपके पास एरिया थ्रू द कोर है। आप देखोगे एरिया में कोई चेंज नहीं हुआ है, चेंज किसमें हुआ है, एरिया में आप देखोगे कोई चेंज नहीं होगा। चेंज किसमें हुआ है, चेंज हुआ है सिर्फ इसकी लेंथ, एक पतली सी छोटी सी स्लिट आ गई है, दो के बीच में क्या है, पतली सी छोटी सी स्लिट आ गई है। सो आप देखोगे एरिया थ्रू द कोर इज इक्वल्स टू एरिया थ्रू द गैप इज इक्वल्स टू कोई एक कांस्टेंट एरिया ए मान लेते हैं, कोई कांस्टेंट एरिया ए मान लेते हैं। अब थोड़ी सी एक बात बताऊंगा, छोटी सी एक बात बताऊंगा, जिसको हम लोग कहते हैं फ्रिंजिंग, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्रिंजिंग। लेट अस सपोज करिए आपके पास हेडिंग छोटी सी डालिएगा, फ्रिंजिंग। फ्रिंजिंग किसे कहते हैं, मानिए आपके पास एक मटेरियल है, एक मटेरियल है और इसमें क्या फ्लो हो रहा है, फ्लक्स फ्लो हो रहा है। इस मटेरियल में क्या फ्लो हो रहा है भाई, फ्लक्स फ्लो हो रहा है। सो लेट्स से दिस वन इज योर मटेरियल विद हैविंग अ एयर गैप। सो एयर गैप को बनाने के लिए इसको मैं मिटाता हूँ और एक मटेरियल मैं इसमें दिखाता हूँ और इसको डॉट कर देता हूँ और इस मटेरियल को इधर से बनाया। ओके, हो, ये आपको दिखा होगा कि इसमें क्या आया, एक एयर गैप आया। ये मटेरियल है, इसके थ्रू क्या हो रहा है, फ्रिंजिंग हो रहा है। फ्रिंजिंग का मतलब क्या होता है, फ्रिंजिंग का मतलब है जो ये एयर गैप है, फ्रिंजिंग का मतलब देखिएगा क्या होता है, जो ये एयर गैप है। सो ये क्या है आपके पास, एयर गैप। ये आपके पास एयर गैप है, एयर गैप। अब इस एयर गैप के थ्रू अगर फ्लक्स क्या हो, जंप करने की कोशिश करे एयर में, जिसकी वजह से फ्लक्स डेंसिटी रिड्यूस हो जाती है। सो मैं क्या किया, एक फ्लक्स इसमें क्या हो रहा है, लेट्स से फाई फ्लो हो रहा है, फाई इसमें फ्लो हो रहा है। सो यहां पे आप देखेंगे, यहां पे फ्लक्स इस रास्ते जा रहा है, यहां से इस रास्ते, इस रास्ते। लेकिन अभी क्या हुआ, इस गैप के थ्रू, इस गैप के होने की वजह से ये फ्लक्स क्या होगा, जंप करने की कोशिश करेगा एयर में। ये फ्लक्स क्या हो रहा है, जंप करने की कोशिश कर रहा है एयर में। सो इसकी वजह से फ्लक्स डेंसिटी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है मटेरियल के अंदर। सो इस तरह की फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, इस तरह के फिनोमेना को कहते हैं फ्रिंजिंग। इस तरह के फिनोमेना को क्या कहते हैं, फ्रिंजिंग। सो लिखिएगा, फ्रिंजिंग is an phenomenon in which fringing
फ्रिंजिंग इज एन phenomenon in which the flux jumps into the air that reduces the flux density of the core. फ्लक्स डेंसिटी को क्या कर देगा, कोर के रिड्यूस कर देगा. सो ये डेफिनेशन लिख के छोड़िएगा, इसके बाद हम लोग बात करते हैं. इस डेफिनेशन को लिख के छोड़िएगा. सो इसमें क्या हुआ, फ्रिंजिंग की वजह से उसके कोर में फ्लक्स डेंसिटी का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ. कोर के फ्लक्स डेंसिटी का रिडक्शन हुआ. नाउ एक बात करते हैं. अब इसमें अगर हम लोग कंसीडर करें, इस सर्किट का अगर हमें एनालिसिस करना है, सो हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कि इस सर्किट में कोई भी फ्रिंजिंग अकर नहीं हो रहा है. इस सर्किट का अगर हमें एनालिसिस करना है तो इसको हम लोग कहेंगे कि कोई भी फ्रिंजिंग अकर नहीं हो रहा है. ओके, नाउ कंसीडर क्या कर लिए, कंसीडर नो फ्रिंजिंग occur in the magnetic circuit. मैग्नेटिक सर्किट में कोई भी फ्रिंजिंग अकर नहीं हो रहा है, ये कंसीडर कर लिया. ओके, नाउ अब अगर मैं इसे कंसीडर करके चल रहा हूं तो इसका मतलब है जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कोर में है, इट मीन्स इसका क्या मतलब हुआ, जो मैग्नेटिक सर्किट कोर में है वही एयर गैप में भी होगा, यानी जो फ्लक्स यहाँ पे ट्रेवल कर रहा है वही एयर गैप में भी ट्रेवल कर रहेगा. ओके, इतनी बात तो मेरे को समझ में आई. अब मैं कहा कि बताइए इसमें एमएमएफ कितना बन रहा होगा, सो मैं लिखूं टोटल एमएमएफ इज इक्वल्स टू फ्लक्स थ्रू द कोर, इसकी वजह से, सो थ्रू द कोर की वजह से, और प्लस किसकी वजह से, एयर गैप में इसकी लेंथ ले लिया. ओके, सो एक बात तो मुझे ये समझ में आई. नाउ अगर मैं इसको हटाऊं बाय यूजिंग द फॉर्मूला हमें क्या पता है, मैं यहाँ पे छोटा सा लिख के फिर मिटा दूंगा. सो बी ऑफ सी इज इक्वल्स टू कितना, म्यू ऑफ सी इंटू कितना, एच ऑफ सी. सो एच ऑफ सी इज इक्वल्स टू बी ऑफ सी, फ्लक्स डेंसिटी थ्रू द कोर एंड परमिएबिलिटी थ्रू द कोर. इतनी बातें मेरे को पता है. सो इसकी जगह पे अगर मैं लिखूं, सो इट बिकम फ्लक्स डेंसिटी थ्रू द कोर अपॉन में परमिएबिलिटी ऑफ द कोर एंड लेंथ ऑफ द कोर प्लस, सो इन अ सिमिलर मैनर क्या हो जाएगा, बी ऑफ जी अपॉन में म्यू ऑफ जी इंटू एल ऑफ जी. ओके, नो इशू. नाउ अब देखते हैं. अब मुझे एक और बात पता है क्या, फाई थ्रू द कोर इज इक्वल्स टू बी ऑफ द कोर फ्लक्स डेंसिटी इनटू एरिया ऑफ द कोर. ओके, और वी कैन से दैट बी ऑफ सी इज इक्वल्स टू फाई ऑफ सी, जिसे लिखना है वो लिख सकता है एक अपनी कॉपी के साइड में. बी ऑफ सी, फाई ऑफ सी अपॉन में कितना, ए ऑफ सी. और मैं कहा कि अगर फ्लक्स डेंसिटी कांस्टेंट है, इट मींस एरिया कांस्टेंट है, एरिया भी क्या हो रहा होगा, कांस्टेंट हो रहा होगा. सो एरिया भी कांस्टेंट है, मैं पहले ही बात कर रखा, इसका एरिया कितना है, ए. नाउ वी कैन से दैट, और मैं कहा फ्रिंजिंग अकर नहीं हो रहा है, सो इसको मैं इससे रिप्लेस कर सकता हूं, यानी फाई ऑफ सी अपॉन में म्यू ऑफ सी. और अगर मैं कहूं जनरल बात करूं तो फ्लक्स कितना फ्लो हो रहा है, जितना एयर गैप में फ्लो हो रहा है, उतना ही किसमें, कोर में फ्लो हो रहा है. लेट्स से जनरली दिस इज फाई. क्यों, बिकॉज नो फ्रिंजिंग, आइडियली मान लेते हैं कोई फ्रिंजिंग अकर नहीं हुआ. सो इस चीज को आप साइड में लिख सकते हो, इस चीज को आप क्या कर सकते हो, साइड में साइड बाय साइड लिख सकते हो. ओके, नाउ यहां पे देखिएगा. सो इसे मैं जनरल क्या कह रहा हूं, फाई कह रहा हूं, और इसे मैं क्या कह रहा हूं, फाई ऑफ म्यू ऑफ
जी। अब ये एयर की बात हो रही है ना, जी मीन्स क्या, एयर है ना, और एयर का हमें पता है इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। एयर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू नॉट से, इनटू एल ऑफ कितना, जी, और ये क्या है, इनटू ए, क्योंकि हमें पता था भाई नीचे ए आ रहा था अभी जो फॉर्मूला लिखा था। सो इसका भी एयर थ्रू द गैप, गैप के उसमें कितना एयर जा रही है। ओके, नाउ अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें एक बात समझ में है, अगर मैं फाई को कांस्टेंट निकाल लेता हूँ, सो इसको कितना लिखता हूँ, ये एल ऑफ सी, इसे कितना लिखता हूँ, इसे लिख सकता हूँ एल ऑफ सी अपॉन में हाउ मच, म्यू ऑफ सी इंटू ए ऑफ थ्रू एरिया थ्रू द कोर प्लस हाउ मच, फाई, यानी एल ऑफ जी अपॉन में कितना लिखूं, म्यू ऑफ 3 और एरिया थ्रू द गैप, गैप के थ्रू एरिया। अच्छा, तो इसका मतलब है आप कहीं ना कहीं एक फॉर्मूला पढ़े थे, क्या फॉर्मूला पढ़े थे, आर ऑफ सी, रिलक्टेंस थ्रू द कोर इज इक्वल्स टू हाउ मच, एल ऑफ जी अपॉन में म्यू ऑफ सी इंटू कितना, ए ऑफ सी, ए ऑफ सी, यानी रिलक्टेंस थ्रू द कोर वी कैन से दैट दिस बिकम रिलक्टेंस, और ये किसका रिलक्टेंस हो जाएगा, एयर का रिलक्टेंस, और एयर के रिलक्टेंस से मैं किसे दिखा रहा हूं, थ्रू द गैप, गैप, एयर गैप को आरजी से। इसका मतलब हुआ कि अगर मैग्नेटिक सर्किट में कहीं भी एयर गैप बन जाएगा तो वो सारे क्या हो जाएंगे, एक किसमें, आर इक्विवेलेंट में आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इसको मैं अगर दिखा दूं, सो आर इक्विवेलेंट लिख सकता हूं मैं, इसे क्या लिख सकता हूं, आर इक्विवेलेंट, यानी जितने भी रिलक्टेंस आपके पास आएंगे, जितने भी रिलक्टेंस आपके पास आ गए हैं अलग अलग चीजों के, उसको आप क्या करेंगे, सीरीज में जोड़ दीजिए, इस सीरीज में जोड़ दीजिए। पैरेलल में भी रिलक्टेंस आएगा, जब हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, पैरेलल की बात करेंगे। सो यहाँ पे आर इक्विवेलेंट कितना आया, एक तो कोर का रिलक्टेंस प्लस कितना, एयर का रिलक्टेंस। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगा क्या, कोर का रिलक्टेंस, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई, ध्यान से समझिएगा, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू रिलक्टेंस ऑफ कोर, कोर का जो रिलक्टेंस था वो, प्लस रिलक्टेंस ऑफ एयर गैप, रिलक्टेंस ऑफ कितना हो गया, एयर गैप का रिलक्टेंस, ये आपके पास आ गया आर इक्विवेलेंट। यानी मैं इस मैग्नेटिक सर्किट को अभी जो एनालॉजी पढ़े हैं उस एनालॉजी के बेस पे मैग्नेटिक सर्किट को मैं क्या कर सकता हूं, एक मैग्नेटिक सर्किट को इसके इलेक्ट्रिक सर्किट में इसको रिड्यूस कर सकता हूं। सो इस एनालॉजी को अगर मैं रिड्यूस करना चाहूं, तो कैसे लिख सकता हूं, एक एमएमएफ है, इसको मैं क्या लिख रहा हूं, एमएमएफ, और इसके साथ एक कोर आ गया, आर ऑफ कितना, सी, कोर का रिलक्टेंस, और इसके साथ क्या कर रहा हूं, एयर गैप का रिलक्टेंस लगा दिया, है ना भाई, एयर गैप का क्या लगा दिया, रिलक्टेंस। और इसको मैं और इक्वली इसको और रिड्यूस कर सकता हूं। कैसे रिड्यूस करूंगा, इसको जो मैं रिड्यूस करूंगा वो कैसा हो जाएगा, वो आपके पास आ जाएगा एमएमएफ और इसके साथ कितना, आर इक्विवेलेंट, यानी रिलक्टेंस का क्या आ गया, इक्विवेलेंट, और इक्विवेलेंट इज नथिंग बट द रिलक्टेंस थ्रू द कोर प्लस रिलक्टेंस थ्रू द एयर गैप, जिसका फॉर्मूला आपको नोन है। ये थोड़ी सी बात हुई, इतना बड़ा मैग्नेटिक सर्किट, एक एयर गैप, इतना बड़ा सा मैग्नेटिक सर्किट, इसमें कोर के थ्रू फ्लक्स फ्लो हो रहा है, एक छोटा सा एयर गैप आया, इसको मैं चुटकी में कैसे सॉल्व कर दिया, एक छोटे से सर्किट में, एनआई में। अब यहां से हम हर एक चीज का एनालिसिस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं यार, अगर मेरे को इसमें फ्लक्स फ्लो कराना है, यार अगर एयर गैप को बढ़ाऊं तो क्या हो सकता है, आर ऑफ सी को बढ़ाऊं तो क्या हो सकता है, एक एनालिसिस मेरे को समझ में आई। तो अब देखते हैं इस सर्किट का एनालिसिस। अभी तो हमने क्या किया, एनालॉजी से इसका रिडक्शन कर दिया। अब हम क्या देखेंगे, इस सर्किट का एनालिसिस। तो अगला लिखिएगा, एनालिसिस करने जा रहे हैं। अभी हमने क्या किया, इसका एनालॉजी के थ्रू रिडक्शन कर दिया। नाउ एनालिसिस देखिएगा, थोड़ी सी बहुत इंपॉर्टेंट सी बात बताने जा रहा हूं, एकदम मजा आ जाएगा। क्या, देखिए मैं कहा कि जो हमारी मूविंग मशीन है उसमें क्या आ रहा है, उसमें एक गैप आ रहा है, और गैप होने की वजह से हमें इस सर्किट का क्या करना पड़ रहा है, एनालिसिस करना पड़ रहा है। नाउ
थोड़ा सा देखते हैं। सो हमारे पास जो निकल के आया था अभी, क्या निकल के आया था, MMF इज इक्वल्स टू NI इज इक्वल्स टू हाउ मच, NI इज इक्वल्स टू 5 फ्लक्स थ्रू द कोर इंटू R ऑफ C रिलक्टेंस थ्रू द कोर प्लस रिलक्टेंस ऑफ द एयर गैप। यही आया था आपके पास। ओके, नाउ अब मैं फिर से यहां से एक रिलेशन निकालूंगा। रिलेशन क्या निकालूंगा, फाई इज इक्वल्स टू NI अपॉन में हाउ मच, रिलक्टेंस ऑफ द कोर प्लस रिलक्टेंस ऑफ द एयर गैप। इज इट, यही तो आएगा, है ना भाई। नाउ फाई इज इक्वल्स टू MMF अपॉन में रिलक्टेंस ऑफ द गैप को मैं पहले लिख रहा हूं, अपॉन में रिलक्टेंस ऑफ द कोर मैं यहां पे लिख रहा हूं, रिलक्टेंस ऑफ द कोर यहां पे लिख रहा हूं। करना क्या चाहता हूं भाई, मैं ये थोड़ा सा एनालिसिस करना चाहता हूं, क्या एयर गैप बढ़ाने पे कुछ एफिशिएंसी पे इफेक्ट पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ रहा है, क्या इफेक्ट पड़ रहा है, मैं ये जानने की कोशिश करूंगा, तो जरा सा देखते हैं। अगर मैं कहूं कि इस एयर गैप को और बढ़ाओ, तो अगर एयर गैप बढ़ रहा है तो हो क्या रहा है, रिलक्टेंस बढ़ेगा क्या घटेगा, एयर गैप, भाई लेंथ बढ़ रही है ना, लेंथ बढ़ रही है। और मैं पढ़ा था क्या पढ़ा था, R ऑफ G इज इक्वल्स टू L ऑफ G म्यू नॉट और कितना, एयर थ्रू द गैप। अगर L की वैल्यू बढ़ेगी तो रिलक्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। रिलक्टेंस भी क्या हो रहा, बढ़ रहा है। इसका मतलब है वेरिएबल अगर L है तो RG भी क्या होगा, वेरिएबल होगा। ये बात मुझे समझ में आई। अब इसका अगर मेरे को एनालिसिस कर रहा है, जब भी डिनोमिनेटर में किसी भी चीज का एनालिसिस करना हो मैक्सिमम और मिनिमा के लिए, तो हम लोग उसको डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। जो चीज आराम से हो जाती है उसके लिए दिमाग नहीं खपाते हैं। एनालिसिस करके देखते हैं थोड़ा सा। इस चीज को, इस इक्वेशन को यहीं पे रखते हैं अभी थोड़ी देर के लिए और थोड़ी सी एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस क्या करते हैं यहाँ, चलो इसको अभी थोड़े सा मिटाते हैं। नाउ एनालिसिस क्या कर दिया मैं कि डिवाइड द इक्वेशन इसमें बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय वेरिएबल कौन है भाई, RG वेरी हो रहा है, लेंथ यही वेरी हो रहा है, RG से मैं क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया। नाउ अब देखो जरा, फाई इज इक्वल्स टू, ये कितना बन जाएगा, फाई इज इक्वल्स टू MMF अपॉन में R ऑफ G, ऊपर भी डिवाइड कर दिया और यहां पे भी डिवाइड करूंगा तो कितना बन जाएगा, R ऑफ C अपॉन में कितना, R ऑफ G, रिलक्टेंस ऑफ कोर अपॉन में रिलक्टेंस ऑफ एयर गैप। नाउ इस चीज को थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, अभी मैं घूम के इसी बात पे आऊंगा, नाउ अब जरा सा मैं इस बात का एनालिसिस कर रहा हूं, R ऑफ C अपॉन में R ऑफ G, देखिएगा यहाँ पे। इस वाले पॉइंट को पॉज करके अगर लिख रहे हैं आप तो पॉज कर लीजिए, इसे पॉज कर लीजिए वीडियो, फिर लिखिए। नाउ इस पॉइंट को मैं यहां लिख रहा हूं, फाई इज इक्वल्स टू MMF अपॉन में रिलक्टेंस थ्रू द गैप अपॉन में 1 प्लस R ऑफ C रिलक्टेंस थ्रू द कोर, रिलक्टेंस थ्रू द गैप। चलिए यहां पे लिख के मैंने इसे छोड़ दिया। नाउ अब जरा सा ऑब्जर्वेशन देखते हैं, इसका ऑब्जर्वेशन देखिएगा, क्या ऑब्जर्वेशन करना चाहता हूं मैं। वेरी कौन हो रहा है, ये गैप वेरी हो रहा है, तो उसकी वजह से RG वेरी हो रहा है। यहां पे लिखा मुझे चाहिए क्या, RC अपॉन में कितना, हाउ मच, RC अपॉन में RG इज इक्वल टू लेंथ थ्रू द कोर अपॉन में म्यू ऑफ कोर अपॉन में एरिया थ्रू द कोर अपॉन हाउ मच, लेंथ थ्रू द गैप म्यू परमिबिलिटी ऑफ द एयर इनटू एरिया थ्रू द गैप। और मैं पहले ही कहा था भाई इसका एरिया सेम है, सो वी कैन से दैट दिस इज A, और इजिली वी कैन कैंसिल आउट बोथ द A, दोनों को हम लोग क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। R ऑफ C अपॉन में R ऑफ G इज इक्वल्स टू हाउ मच, यहां पे देखो L ऑफ C अपॉन म्यू ऑफ C, म्यू रिलक्टेंस थ्रू द कोर, ये क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यानी म्यू नॉट, और नीचे क्या आ गया, अपॉन
एल ऑफ म्यू ऑफ सी नीचे आ गया, ये एल ऑफ जी नीचे है, ही एल ऑफ जी क्या है, नीचे है। ओके 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 ओके, इतनी बात समझ में आई। ओके, और एक बात देखो, अब यहां से मजेदार चीज स्टार्ट होती है। क्या स्टार्ट होती है? रिलक्टेंस थ्रू द कोर, रिलक्टेंस थ्रू द कोर अपॉन में रेशियो किसका ले रहे हैं, रिलक्टेंस थ्रू द एयर गैप इज इक्वल्स टू, मैं लिखता हूं एल ऑफ सी अपॉन में एल ऑफ जी, एल ऑफ सी अपॉन में एल ऑफ जी इनटू, यहां पे देखो म्यू नॉट, म्यू नॉट, म्यू नॉट की वैल्यू आपको पता ही है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, -7, और ये कितना हो जाएगा, रिलक्टेंस थ्रू द कोर। अगर हम लोग बात करें कि ये मटेरियल कैसा है, फेरोमैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। सो इसकी म्यू की वैल्यू कितनी होती है, म्यू थ्रू द कोर इज नियर अबाउट 2000 टू 6000 दी होती है, 2000 टू 6000 दी होती है। अभी हम लोग अलग अलग परमिविटी पे बात करेंगे, पैरा, डाया, पैरामैग्नेटिक मटेरियल कैसा है, डायामैग्नेटिक मटेरियल कैसा है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कैसा है, फेरीमैग्नेटिक मटेरियल कैसा है, इन सभी पे अगले लेक्चर में बात करेंगे। नाउ इसमें देखो जरा क्या समझ में आई बात, बात ये समझ में आई साहब, क्या आर ऑफ सी रिलक्टेंस थ्रू द कोर, रिलक्टेंस थ्रू द एयर गैप इज इक्वल्स टू रिलक्टेंस लेंथ ऑफ द कोर अपॉन लेंथ ऑफ द गैप। अब मुझे एक बात बताओ यार, इसकी वैल्यू 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 है, माइनस को नीचे लाओगे, एक तो वो, दूसरी बात, एक बात समझो, इसकी वैल्यू कितनी है, 2000 मान लेते हैं, मिनिमम रख लें 2000, या 2000 से वेरी कर गया 6000, और इसको और नीचे लाए 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, कितना -7 नीचे आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, सॉरी ये पॉजिटिव हो गया। अब एक बात बताओ, बेचारा लेंथ कोर इतना बड़ा सा है, कोर की लेंथ इतनी से, इतू सा क्या था, गैप आया, और उसकी वजह से इफेक्ट देख रहे हो कैसा हुआ, इफेक्ट कैसा हो गया, इसकी वजह से इस पूरे की वैल्यू कितनी होगी, बहुत कम हो गई, बहुत कम हो गई, 1 से बहुत कम हो गई। इसका मतलब है आप इसे क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर दीजिए, आप इसे क्या कर दीजिए, निगलेक्ट कर दीजिए। आरसी बाई आरजी की वैल्यू क्या हो गई, निगलेक्ट हो गई, तो इससे क्या फर्क पड़ा मेरे को, कोई फर्क पड़ा क्या, चलो देखते हैं। अगर आप इसे निगलेक्ट कर रहे हैं, यानी ये क्या हुआ, अभी पहले हम लोग कह रहे थे, जो अब पिछले वाले लेक्चर में विदाउट एयर गैप की जब हम लोग बात कर रहे थे, तो एनालिसिस किस पे कर रहे थे, एनालिसिस कर रहे थे रिलक्टेंस ऑफ कोर, कोर का रिलक्टेंस उसके लॉस के एफिशिएंसी में, उसकी एफिशिएंसी में मदद कर रहा था। जितना ज्यादा रिलक्टेंस हो रहा था उतना कम एफिशिएंट मशीन हो रही थी। अभी मैं कह रहा हूं कि आप लेंथ ऑफ कोर का मतलब ही नहीं रहा, मींस एक बात यहां पे लिखेंगे, क्या, नोट करके एक बात लिखिए, नोट करके एक बात लिखिए। अच्छा अभी एक बात और लिखेंगे, आगे बात करते हैं, रुकिए रुकिए रुकिए, अभी मत नोट करिए, इतनी बातें लिख ली। अच्छा, अगर ये 0 के बराबर हो गया, तो मैं कह सकता हूं फाई इज इक्वल्स टू हाउ मच, एमएमएफ अपॉन में आर ऑफ जी। ये 1 का तो मतलब रहा नहीं, 1 नीचे दिखाओ या ना दिखाओ यार, ये पूरा मुद्दा तो सिर्फ इस छोटे से गैप पे चला गया, ये छोटे से गैप पे पूरा मुद्दा चला गया। जो पहले मुद्दा आर ऑफ सी पे जाके रुकता था, अब वो कहां चला गया, आर ऑफ जी पे। यानी अगर छोटा सा भी एयर गैप होगा मैग्नेटिक सर्किट में, तो वो उस पर डिपेंड कर जाएगी एफिशिएंसी, सारी एफिशिएंसी कहां डिपेंड कर जाएगी, उस पर डिपेंड कर जाएगी। ये मेरा कंक्लूजन था, ये मेरा कंक्लूजन था, ये मेरा कंक्लूजन था। अब एक लाइन मैं आपको नोट करवाऊंगा, उस लाइन को आप लिखिएगा, नोट करके एक लाइन लिखिए। इस पूरे एनालिसिस का एक नोट लिखवा रहा हूं, उसको लिखिए, नोट लिखिएगा। नोट क्या लिखना है वो लिखिए। मैं बोल रहा हूं मैग्नेटिक सर्किट विद एयर गैप, मैग्नेटिक सर्किट विद एयर गैप, नोट नंबर 1, इसके नीचे लिखिएगा नोट नंबर 1, मैग्नेटिक सर्किट विद एयर गैप means that, फर्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, means that the core reluctance may be neglected, the core reluctance may be neglected। कोर रिलक्टेंस क्या हो जाएगा,
निगलेक्ट कर देंगे। अगर आपके पास एयर गैप आ गया कहीं भी मैग्नेटिक सर्किट में तो उसमें निगलेक्ट कर देंगे। इसीलिए जब हम लोग रोटेटिंग मशीन की बात करते हैं, रोटेटिंग मशीन में, तो वहां पे हम लोग मान के चलते हैं जो हमारा कोर है वो फुल्ली सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड रीजन में वर्क कर रही है। सो कोर रिलक्टेंस विद एयर गैप may be neglected with no significance of with no significance of loss of accuracy मतलब अगर एक्यूरेसी के लॉस में, मतलब ये क्या कर रहा है, एफिशिएंसी में इसका कोई मतलब रह ही नहीं गया लेंथ ऑफ कोर का, ये एफिशिएंसी पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, दूसरा किस पे डिपेंड कर गया भाई, गैप पे डिपेंड कर गया, एयर गैप पे। सारी एफिशिएंसी, सारा फ्लक्स किस पे डिपेंड गया, एयर गैप पे। जबकि हम लोगों ने क्या कंसीडर किया था, कंसीडर भी किया था कि नो फ्रिंजिंग अकर, कोई फ्रिंजिंग भी नहीं हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी नहीं चेंज हुई, फिर भी देखो किस पे डिपेंड कर रहा है, आर ऑफ जी। दूसरा एक पॉइंट लिखिएगा, this assumption, दूसरा लिखिए, this assumption will be generally generally made while modeling the rotating machine। जब भी हम रोटेटिंग मशीन बनाते हैं तो ये सारे अजम्पशन को लेके चलते हैं कि वो किस पे डिपेंड कर रहा होगा, आर ऑफ जी while modeling the rotating machine, to overcome with this assumption the effect of saturation will be considered or introduced। सो ये आज आपके पास एक मैग्नेटिक सर्किट का पूरा एनालिसिस आया, जहां पे हम लोगों ने देखा एक मैग्नेटिक सर्किट को इजीली उसके एनालॉजी में रिड्यूस कर सकते हैं और कैसे कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। सो इसके क्वेश्चंस को करने के लिए मैं आपको 2-4 न्यूमेरिकल जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से जाके आप इसके क्वेश्चंस देख लीजिएगा। सेशन लंबा होने की वजह से इसको मैं क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व नहीं करा पा रहा हूँ। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, वहां पे जाके आप क्या करिएगा, क्लिक आउट करिएगा और इसके क्वेश्चंस, न्यूमेरिकली क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। Thank you. Thanks a lot. Save water and electricity as well as trees also. Have a nice day. Thank you.